एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखने हैं। और गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था? कोई भी क्लोज्ड सरफेस, चाहे वो स्फेयर हो जाए या सिलेंडर हो जाए या हेमिस्फेयर हो और इधर से भी डिस्क लगा करके पैक कर दिए जाएं, एनी क्लोज सरफेस या क्यूब हो जाए या क्यूबॉइड हो जाए, कोई भी क्लोज सरफेस, इसके अब ये इमेजिनरी भी हो सकता है, क्लोज सरफेस ज़रूरी नहीं कि रियल ही हो, मे बी इमेजिनरी। तो एनी क्लोज सरफेस रियल हो या इमेजिनरी हो, इसके अंदर कुछ चार्ज हो सकते हैं, कुछ बाहर भी चार्ज हो सकते हैं। Q4 है माइनस Q5 है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग छोटा सा निकालते हैं ds एरिया के थ्रू। तो ds एरिया वेक्टर और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, E डॉट ds करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू d5। और अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालने हो, ऐसे ऐसे एरिया एलिमेंट लिया है हमने, मान लो एक स्फेयर था जिसके छोटे छोटे एरिया एलिमेंट ले करके और हम लोग कैलकुलेट करना चाहें फ्लक्स, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ये जो E डॉट ds कर दिया इसका मैथमेटिकल नेम है सरफेस इंटीग्रल। नोट कर लो भाई, नोट कर लो इसको। स्टेटमेंट है गॉस लॉ का, E डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये है भाई सरफेस इंटीग्रल। फिजिक्स में इसका नाम है फ्लक्स, फिजिक्स में हम लोग इसको बोलते हैं फ्लक्स। ये बना स्टेटमेंट, इसको हम लोग कैसे समझेंगे भाई? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट जब गॉस लॉ का आ जाए तो वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिखा भी होगा शायद लास्ट क्लास में, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is 1 upon epsilon naught times total charge enclosed by the Gaussian surface। Gaussian का मतलब होता है कोई भी क्लोज सरफेस जिसके लिए गॉस लॉ लिख रहे हो। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ जैसे ही तुमने इंटीग्रेशन किया तो इसका मतलब नेट निकला टोटल, और ये सर्कल डाल दिया तो इसका मतलब क्लोज सरफेस ds 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 से हम लोग क्लोज करेंगे। तो क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिखेंगे अगर, तो क्या लिखेंगे भाई? नेट फ्लक्स जो होगा हमारा, टोटल फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, क्या लिख देंगे भाई? आदित्य बोलो क्या लिखेंगे, कौन सा चार्ज लिखेंगे? Q1 प्लस Q2, वेरी गुड, और प्लस माइनस Q3, क्योंकि जो अंदर है गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर है, वही चार्ज देखने हैं, बाहर वाले चार्ज का काउंटिंग नहीं होगा, तो बाहर वाले चार्ज का काउंटिंग नहीं करेंगे। देखो E डॉट dl अगर करें हम लोग तो इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। E डॉट ds कर दें, E डॉट एरिया ds या dA कर दें, तो ये है सरफेस इंटीग्रल, मैथमेटिकल नेम है सरफेस इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का फिजिक्स में कोई अलग नाम नहीं है, बट सरफेस इंटीग्रल जब भी हम लोग एरिया वेक्टर के साथ E डॉट ds कर रहे हैं और ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं
तो इस कंडीशन में ये लाइन इंटीग्रल बना और ये बना सरफेस इंटीग्रल। और जब सरफेस इंटीग्रल है ये सरफेस इंटीग्रल तब बोलेंगे, अभी तो ये जब इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। इसलिए जो लोग नोट किए हैं इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे तो बना इंटीग्रल। और क्योंकि सरफेस का हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लिया है फील्ड के साथ, इसलिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बोल सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जानते हैं फ्लक्स के नाम से। ठीक है भाई, ये समझ गए। तो अब इसको अप्लाई करने हैं। स्टेटमेंट तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, अब इनको अप्लाई करने हैं भाई, इसको अप्लाई करने हैं। एनी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस, और इसके अंदर कुछ चार्ज हो सकता है, कुछ बाहर भी चार्ज हो, उससे हमें मतलब नहीं है बाहर वाले से, सिर्फ अंदर वाला ही फ्लक्स बनाता है। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ये होता है। तो ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट सबको पता है। ये तो लास्ट क्लास वाला रिकैप कर दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक। बोलो भाई, किसी को प्रॉब्लम है तो बता दे, क्योंकि अब इसका हम लोग यूज करने जा रहे हैं। चिराग क्लियर है? रोशन? चलो ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब मैं इसका एप्लीकेशन करने जा रहा हूँ भाई, क्योंकि आज का जो टॉपिक था एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन नंबर 1 लिखा जाए। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज हम लोग निकालना चाहते हैं, तो हमें गॉस लॉ हेल्प करेगा। गॉस लॉ जनरली हम लोग यूज करते हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूज ऑफ गॉस लॉ क्या है भाई? टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार हमारे पास सुटेबल ये हथियार हो जाता है, सुटेबल ये टूल हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इजीली, और कुछ हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स में कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसको प्रूफ करने में भी ये कई बार यूज़फुल होता है। मेन यूज जो देखने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट में, जिसका फर्स्ट यूज देखने जा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज कैलकुलेट कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और तुम्हारा जो सिलेबस है उसमें 2 एप्लीकेशन तो बहुत हाईलाइट करके दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ड्यू टू लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हटा रहा हूं मैं, और यहाँ पे एक सीट ऑफ चार्ज बनाया जाए। लिख लिए होगे यहाँ तक। एक सीट ऑफ चार्ज मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये है शीट ऑफ चार्ज। सपोज इसमें चार्ज इस तरह से पॉजिटिव स्प्रे किया हुआ है, आप भी बना लो भाई, चार्ज स्प्रे करो इस तरह से। पूरे शीट ऑफ चार्ज बना दिया हम लोगों ने इस तरह से। समझो YZ प्लेन में है ये, Y एक्सिस, इधर X एक्सिस, ये Y एक्सिस, और ये है Z एक्सिस, X, Y एंड Z एक्सिस। ठीक है भाई, X एक्सिस, Y एक्सिस एंड ये Z एक्सिस। तो YZ प्लेन में है ये शीट। कौन से प्लेन में है भाई? YZ प्लेन। सिग्मा है इसमें चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया।
सिग्मा बोलते ही हैं चार्ज पर यूनिट एरिया को, याद होगा हम लोगों ने देखा था 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, याद होगा लीनियर होता है तो लैम्डा लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ को लैम्डा बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक होता है रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी हमारा काम क्या है भाई, इस सिग्मा का काम है, तो समझो इस पे पर यूनिट एरिया सिग्मा चार्ज है। सिग्मा का वैल्यू हो सकता है चलो 0.2 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अगर ये लिखूं तो समझ में आ गया होगा कि सिग्मा क्या है। सिग्मा है भाई चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट से समझ में आएगा। चार्ज है 0.2 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, मीन्स 1 मीटर स्क्वायर होगा। इसमें 1 मीटर स्क्वायर होगा तो उसमें जो चार्ज आएंगे वो चार्ज कितना आएगा भाई, तो सिग्मा चार्ज है। इसमें 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा चार्ज है। तो ये है, अब इसके चलते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ होगा भाई, यहाँ पे हम लोग पी पॉइंट है, मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इसका फील्ड लाइन तो भाई परपेंडिकुलर निकलता है, तो परपेंडिकुलर निकलेगा इस तरह से, फील्ड लाइन आगे भी जाएगा इस तरह से, इसके फील्ड लाइन्स चलेंगे भाई। ये फील्ड लाइंस का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ये तो तुम्हें ज़रूर पता लग रहा होगा कि फील्ड लाइन इससे निकलेंगे तो इस तरह से निकलेंगे, इस तरह से फील्ड लाइन निकलेंगे। क्योंकि कहाँ पे कैसे निकल रहा है फील्ड लाइन जानना हो तो सिंपल सा मेथड है कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख करके Q0 और इमेजिन कर लो भाई। क्या इमेजिन कर लो कि इस पर कितना नेट फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे तो एक ही है सीट ऑफ चार्ज। अब ये सीट ऑफ चार्ज क्या करेगा भाई, पॉजिटिव सीट ऑफ चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज रखे हो, धक्का मारेगा इसको, पुश करेगा इसे और पुश करते हुए ये पहुंचा देगा इधर, मीन्स इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ रखोगे भाई एक टेस्ट चार्ज तो इसको इधर पुश कर देगा, इधर पहुंचा देगा, मीन्स फील्ड लाइन इस तरह से परपेंडिकुलरली निकले हुए हैं। शीट ऑफ चार्ज है, समझो ये वॉल है, एक वॉल है या बोर्ड है, तो बोर्ड के पास यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे पॉजिटिव तो ये इसको पुश करेगा, निगेटिव रहता तो अपनी तरफ पुल करता। परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस होता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये पता ही है सबको। ठीक है भाई, इस हिसाब से अब हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ का फील्ड निकालना टारगेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, पूरे शीट ऑफ चार्ज के लिए। शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बोलने का क्या मतलब होता है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बोलने का मतलब ये है कि ये जो साइज है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, शीट ऑफ चार्ज है, इसका साइज, इस सेपरेशन जहाँ पे हम लोग निकालना चाहते हैं, ये अगर आर सेपरेशन है तो इस आर सेपरेशन से बहुत ज़्यादा है इसका साइज, तो बोलेंगे इसको इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड और इससे 1 सेंटीमीटर बोले तो ये इतना सा यहाँ पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये सेपरेशन के रिस्पेक्ट में इसका साइज बहुत लार्ज है। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का मीनिंग है साइज ऑफ शीट ऑफ चार्ज इज वेरी ग्रेटर देन सेपरेशन ऑफ कंसीडर्ड पॉइंट, सेपरेशन ऑफ कंसीडर्ड पॉइंट से वेरी लार्ज होना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये भाई इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। मीनिंग क्लियर हो गया रोशन? शीट ऑफ चार्ज से वेरी स्मॉल सेपरेशन, जितना साइज उससे वेरी स्मॉल। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग निकालना चाहते हैं, ठीक है, लिखने का काम बाद में देख लेंगे भाई। फिलहाल ये है कि इसके लिए हम लोग निकालना चाहते हैं, कैसे निकालें भाई, यहाँ पे निकालना चाहते हैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकालेंगे, तो मैं बोलूँगा कि एक आप क्लोज्ड सरफेस लो, उस क्लोज सरफेस के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, तो स्टेप 1 होगा, क्या होगा, ये स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि पहला एप्लीकेशन करवा रहा हूँ, यही स्टेप्स फॉलो होंगे बाकी एप्लीकेशंस में भी। तो पहले हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो एंड सेलेक्ट यूजफुल क्लोज सरफेस। कैसा क्लोज सरफेस लें जो कि हमारा काम कर जाए। सेकंड स्टेप में होगा राइट गॉस लॉ
फॉर दिस क्लोज्ड सरफेस, ऐसा क्लोज सरफेस के लिए हम लोग लिखेंगे। और ये जो सिलेक्ट करते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस, तो इस सिलेक्शन में ध्यान देना होता है दो बात का। एक तो जितने भी एरिया एलिमेंट मिलें, जितने भी एरिया एलिमेंट मिलें, वो एरिया एलिमेंट जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो चाहे तो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मिले या तो फिर एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। क्यों ऐसा होना चाहिए वो अभी क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्लियर हो जाएगा। राइट गॉस लॉ स्टेटमेंट फॉर दिस क्लोज सरफेस एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो निकालना चाहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, फाइंड कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, तो ये स्टेटमेंट समझो हम लोग अब यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक तो क्लियर है भाई, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। मैं लिखने का काम अलग से दूंगा, इसलिए अभी पेन को छोड़ दो, खोपड़ी पे जोड़ दो भाई। अब जरा देखो इस डायग्राम पे आ जाएं वापस। इसमें हम लोग अब दिखाना चाहते हैं भाई, यहाँ पे निकालना चाह रहे हो, यहाँ पे निकालना चाह रहे हो तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक गॉसियन सिलेंडर लें, क्लोज सरफेस ले भाई। तो वो क्लोज सरफेस में ऐसा लेना कह रहा हूँ कि ऐसा लो, गॉसियन सिलेंडर ये है गॉसियन सिलेंडर, हमने ले लिया। ये लिया है गॉसियन सिलेंडर सपोज, ठीक है। ये गॉसियन सिलेंडर हमने ले लिया। ये देखने से पता लग रहा होगा कि ये गॉसियन सिलेंडर कैसा है भाई। ये इस तरह से देख रहे हो गॉसियन सिलेंडर, इस तरफ से हमने एक सिलेंडर लिया है जिसका ये वाला एरिया, ये जो डिस्क है ना, डिस्क का एरिया ए है, इधर भी डिस्क का एरिया ए है, और ऑब्वियसली ये इसमें भी कट करेगा ए। मतलब नहीं समझे, मतलब नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ भाई। मतलब क्या है, मान लो ये हमारा बोर्ड, यही हमारा सीट ऑफ चार्ज था, तो ऐसा हमने सिलेंडर बनाया जिसका हाफ पोर्शन, इमेजिन करो एक सिलेंडर इससे जाता हुआ, हाफ पोर्शन इधर दिख रहा है निकला हुआ, और हाफ पोर्शन बोर्ड के उधर है, हाफ पोर्शन बोर्ड के उधर है। तो वैसे ही ये है बोर्ड सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर डाला हमने, हाफ पोर्शन इधर दिख रहा है और हाफ पोर्शन उधर। बोलो भाई, डायग्राम तो क्लियर हुआ? डायग्राम क्लियर हुआ रोशन? बोलो भाई, अरे डायग्राम क्लियर हुआ रोशन? बोलो। नहीं क्लियर हुआ? चलो मान लिया नहीं क्लियर हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ ये ज़रा समझो। ये अगर हमारा एक शीट ऑफ चार्ज है तो मैं कह रहा हूँ कि एक सिलेंडर ले लो भाई, एक सिलेंडर ले लो। समझो ये सिलेंडर ले लिया, वाटर बोतल है ना, ये सिलेंडर ले लिया, हाफ इधर है इसका और हाफ इधर है इसका। एक सिलेंडर ऐसा लॉन्ग सिलेंडर इमेजिन किया जिसका हाफ पोर्शन इधर है, हाफ पोर्शन उधर है। ये तो सिलेंडर दिखा रहे हैं, देखो इस तरह से ये सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर के लिए मैं स्टेटमेंट लिखूंगा गॉस लॉ का। गॉस लॉ का स्टेटमेंट तो ये कहता है भाई, गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट कह रहा है भाई कि ई डॉट डी एस। भाई आवाज़ तो जा रही है ना, कोई तो कुछ बोल ही नहीं रहा। आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ, चुपके से सब समझ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड लिखूंगा,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इस क्लोज सरफेस के लिए जो कि एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर के लिए हम लोगों का सिलेंडर जैसे क्यूब था, हमारा एक क्यूब था तो 6 फेस थे, तो ऑल 6 फेसेस के लिए फ्लक्स को सम किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। अब जिसका लास्ट क्लास छूटा होगा वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में गॉस लॉ पढ़े थे, उसका एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसलिए आपको क्लास जिसका छूटा है वो पहले उसको कवर करेगा, तब समझ में आएगा। देखो ये सिलेंडर के लिए हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्योंकि सिलेंडर का एक राइट वाला सरफेस है, एक लेफ्ट वाला सरफेस है प्लेन सरफेस डिस्क, और एक है कर्व्ड सरफेस, एक है कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस मतलब ये वाला, देखो भाई ये है ऐसे, तो ये वाला डिस्क है मान लो सरफेस नंबर 1, ये मान लो सरफेस नंबर 1, इधर है सरफेस नंबर 2, और ये कर्व्ड सरफेस है वो है सरफेस नंबर 3। तो ये जो है ये बोर्ड हमारा शीट, और ये है हमारा सिलेंडर, तो ये वाला जो डिस्क हो गया वो हमारा कर्व नंबर, ये सरफेस नंबर 1 है। तो इसको मैं फ्लक्स निकालूंगा सरफेस 1 के लिए, फ्लक्स निकालूंगा सरफेस 2 के लिए, फ्लक्स निकालूंगा सरफेस 3 के लिए, और तब इसको लिखूंगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज। तो काम बन जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा भाई। क्लोज सरफेस के लिए लिखना था, बट दिस सिलेंड्रिकल सरफेस इज मेड ऑफ 3 सरफेस, 1 डिस्क एंड कर्व्ड सरफेस। तो यही है ऐसे। अब इसमें तुम कैलकुलेट करोगे भाई तीनों सरफेस के लिए। ये हमारा 1 नंबर सरफेस ये डिस्क है, 1 नंबर वाला क्या है भाई वो डिस्क है, 2 नंबर वाला क्या है वो भी डिस्क है, उधर वाला डिस्क है, और ये वाला अपना कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस। ठीक है भाई, कर्व्ड सरफेस है। तो चलो अब हम लोग कैलकुलेट करें इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है भाई, अब हम लोग स्टेटमेंट लिखें। डिस्क 1 के लिए लिखना चाहते हैं, तो भाई डिस्क 1 के लिए तुम बताओ क्या होना चाहिए। डिस्क 1 होने के लिए डिस्क 1 का कितना फ्लक्स बनेगा। तो डिस्क 1 का जो एरिया वेक्टर है ना, ये एरिया वेक्टर, ये जो डिस्क 1 का एरिया वेक्टर है वो हमारा राइटवर्ड है, वो हमारा राइटवर्ड है। डिस्क 1 का जो एरिया वेक्टर है वो राइटवर्ड है, इसका एरिया वेक्टर तो लेंगे ही राइटवर्ड। तो ये वाला जो एरिया वेक्टर है हमारा वो राइटवर्ड में है एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा राइटवर्ड में ही, देख ही रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइटवर्ड में ही है, क्योंकि बोर्ड का जो फील्ड लाइन निकलेंगे वो तो परपेंडिकुलर निकलेंगे। तो फील्ड लाइन ऐसे हैं, और एरिया वेक्टर भी ये पूरे के लिए राइटवर्ड ही है, इसलिए ये लिखेंगे। तो E वैल्यू, A वैल्यू एंड cos 0 डिग्री। दूसरा वाला सरफेस ये है, इसका देखोगे तो इसका जो ये जो पूरा है ये एरिया A एरिया, ये जो A एरिया है उसका एरिया वेक्टर तो इधर है आउटवर्ड नॉर्मल, और फील्ड भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। तो इसके लिए भी जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो EA cos 0 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, डिस्क 1 का देख लिया, डिस्क 2 का देख लिया। अब हमें डिस्क नहीं, अब ये कर्व्ड सरफेस पे देखना है भाई, कर्व्ड सरफेस पे देखना है। तो कर्व्ड सरफेस पर का जो एरिया एलिमेंट एक छोटा सा लेकर अगर देखें तो ये इसका एरिया एलिमेंट होगा, DS एरिया जो होगा वो इधर होगा, जबकि फील्ड यहाँ पे है ऐसे। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, 0 हो जाएगा फ्लक्स। यहाँ पर अगर एक एरिया एलिमेंट हम लोग इमेजिन करें, यहाँ एक एरिया एलिमेंट अगर इमेजिन करें ऐसे, तो फील्ड है यहाँ ऐसे, तो अगेन क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ये कर्व्ड सरफेस वाले के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे EDS का वैल्यू DS और cos 90 डिग्री। अब ये सारे कर्व्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेट करने हैं हमें, जितना भी कर्व्ड सरफेस यहाँ है, यहाँ भी है कर्व्ड सरफेस, यहाँ भी कर्व्ड सरफेस है, ये वाला भी एरिया एलिमेंट है लेकिन फील्ड से परपेंडिकुलर है, यहाँ भी एक एरिया एलिमेंट मिलेगा वो भी फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा भाई, इधर भी हमारा है ये फील्ड के परपेंडिकुलर, क्योंकि फील्ड ऐसे है। तो इस तरह से ये मिला, इस दिस विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, ऐसा लिखेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। तो अब बोलो अब क्या लिखा जाए। तो EA cos 0 डिग्री हुआ EA cos 0 डिग्री हुआ EA, क्योंकि देखो भाई यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया भी इधर, इस डिस्क का, डिस्क नंबर 2 का फील्ड भी इधर, एरिया भी इधर, तो EA cos 0 डिग्री। और कर्व्ड सरफेस के लिए बात करें तो इस वाले कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए भी 90 डिग्री एंगल है फील्ड के साथ। पूरे कर्व्ड सरफेस पे कहीं भी ले लो 90 डिग्री ही होगा। देखो ये अगर हमारा बोर्ड था और ये फील्ड लाइन ऐसे निकल रहे हैं, बोर्ड का फील्ड लाइन ऐसे निकल रहे हैं भाई, तुम्हारी तरफ निकल रहे हैं,
अब यहाँ पे हम लोग एक एरिया वेक्टर कर्व्ड सरफेस पे लेंगे, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर लोगे तो ऐसा एरिया, बट फील्ड तो ऐसे 90 डिग्री। यहाँ देखोगे, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लोगे तो ये है एरिया का डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन ये, फील्ड ऐसे है, फील्ड तो ऐसे है 90 डिग्री। बॉटम वाले की तरफ देखोगे तो फील्ड हमारा एरिया वेक्टर ये है, फील्ड ऐसे है 90 डिग्री। यहाँ देखोगे तो भी हमारा एरिया इधर है, फील्ड ऐसे है 90 डिग्री। लेकिन इस डिस्क के लिए देखेंगे तो एरिया भी इधर और फील्ड भी इधर ही। तो इसलिए कर्व्ड सरफेस पे जितने भी एरिया एलिमेंट होंगे उन सब के लिए cos 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री मीन्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिल जाएगा भाई, ये तो 0 मिल जाएगा। इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड। तो भाई बताओ इस सिलेंडर में कितने चार्ज इनक्लोज हैं। तो ये ए एरिया, डिस्क एरिया इसका ए था, और ऐसा सिलेंडर जब इस पूरे सीट को ऐसा हमने सिलेंडर इमेजिन किया तो खुद सोचो कि इस सीट का जो एरिया ए है, तो ए एरिया यहाँ पे कट होगा, ए एरिया कट होगा, वही एरिया इसके अंदर आएगा। इसके अंदर ए एरिया में जो चार्ज होगा वही इस सिलेंडर के अंदर है, इसके बाहर जितने भी हैं उसका कोई चार्ज इनक्लोज इसका अंदर नहीं आएगा। सिलेंडर के अंदर वही चार्ज आएगा जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, उतने ही एरिया में जो भी चार्ज हो। मीन्स ये वाला जो एरिया है ना, इसमें जो चार्ज होगा वही इसके अंदर आएगा। तो एक तो था ये EA और इधर था EA और इधर था 0, तो ट्वाइस EA है इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स चार्ज इनक्लोज लिखने हैं। बता भाई चार्ज इनक्लोज कितने होंगे, तो ये वाला A एरिया है भाई, तो ये इस सीट का कट करेगा, वो भी A एरिया ही कट करेगा, और जब A एरिया कट करेगा तो इसके अंदर कितना चार्ज आएंगे, सिग्मा है इसका चार्ज डेंसिटी, और ये A एरिया है तो इसका मतलब सिग्मा इंटू A चार्ज आएगा, सिग्मा इंटू A चार्ज आएगा, क्योंकि भाई सिग्मा होता ही है चार्ज पर यूनिट एरिया, जितने एरिया में चाहिए, इसलिए चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। तुम्हें कितने एरिया में चाहिए था भाई, तो इस वाले एरिया में चाहिए था। जब इस एरिया में चाहिए था तुम्हें चार्ज, तो इस वाले एरिया का चार्ज कितना होगा, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिग्मा इंटू, तो 1/ε टाइम्स सिग्मा इंटू ए इज चार्ज इनक्लोज्ड, और कैंसिल क्या होगा, तो ए कैंसिल होगा, और यहाँ से मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आया σ/2ε0। यही है रिजल्ट 3 मार्क्स का डेरिवेशन, यही है रिजल्ट 3 मार्क्स का डेरिवेशन। गॉस लॉ हमने अप्लाई किया, एक क्लोज सिलेंडर लिया हमने, ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने एक शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का मतलब होता है जिस शीट का साइज बहुत लार्ज हो कंपेयर टू द सेपरेशन जहाँ हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं, इसके इफेक्ट को देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसी डायरेक्शन में और इस डिस्क का एरिया भी इसी डायरेक्शन में। तो फ्लक्स निकालने हैं हम लोगों को पूरे क्लोज सरफेस के लिए। हमने क्लोज सरफेस कैसा लिया भाई, तो क्लोज सरफेस एक सिलेंडर लिया है। ये मत सोचना अभी कि सिलेंडर क्यों लिया, इस पे मैं फिर से आऊँगा। फिलहाल के लिए ये मान लो सिलेंडर लिया हमने क्लोज सरफेस, यही कन्वीनियंट है अभी। तो हमने क्लोज सरफेस सिलेंडर ले लिया। अब इस सिलेंडर के थ्रू हमें निकालना है टोटल फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दिस फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज। तो अब ये सिलेंडर देखो, जो हमारा गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किए हैं हम लोगों ने, उसमें 3 सरफेस से बना हुआ, एक तो कर्व्ड सरफेस, दूसरा डिस्क इधर का, डिस्क इधर का। तो डिस्क 1 है, इधर डिस्क 2 है, बीच में है 3rd नंबर, वो है कर्व्ड सरफेस। तो भाई ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने काम किया। इसके लिए फर्स्ट डिस्क के लिए जिधर एरिया उधर ही फील्ड, ये हो गया। उस वाले के लिए जिधर एरिया है उधर ही फील्ड है, ये cos 0 डिग्री। लेकिन कर्व सरफेस पे जितने भी एरिया छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे सबका हमारा 90 डिग्री एंगल होगा, और उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो। मीन्स जितने कर्व सरफेस पे छोटे छोटे एलिमेंट होंगे उन सब के लिए तो 90 डिग्री है, सबके लिए 90 डिग्री मीन्स 0 0 0 0 आता रहेगा। ई डी एस cos 90 डिग्री 0 हो गया, यहाँ का डी एस भी 0, यहाँ का डी एस भी 0, यहाँ डी एस, हर जगह डी एस का 0। कर्व सरफेस पे जहाँ डी एस हुआ 0 डिग्री हो, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री आएगा। तो ये तो भाई 0 हो जाने हैं, ये वाला 0 हो जाने हैं, ये वाला हमारा ई ए मिला और ये वाला भी ई ए मिला। इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, और ये है चार्ज इनक्लोज। तो ये तो चार्ज इनक्लोज लिखना है भाई। तो चार्ज इनक्लोज हमने लिखा भाई, सिग्मा है चार्ज डेंसिटी ऑन द शीट,
तो भाई हमने तो ए एरिया का ही लिया है, सिलेंडर जो लिया है, ये जो सिलेंडर लिया है वो तो ए एरिया का है, तो ये ए एरिया है। इस वाले एरिया के लिए फ्लक्स ई इंटू एरिया हुआ, उधर वाले के लिए फ्लक्स ई इंटू एरिया हुआ। और कर्व सरफेस पे जितने लेंगे तो भाई सीट यहाँ है, इधर वाले के लिए ऐसे फील्ड है, उधर वाले के लिए वैसे फील्ड है। और एरिया एलिमेंट लोगे ऐसे, फील्ड है ऐसे, एरिया एलिमेंट लिए इधर ऐसे, फील्ड है ऐसे। यहाँ पे बॉटम में लेंगे एरिया एलिमेंट ऐसे तो फील्ड है ऐसे, यहाँ एरिया एलिमेंट ऐसे है तो फील्ड ऐसे। तो 90 डिग्री रहना है, इसलिए 0 हो गया। 2EA इज इक्वल टू 1/ε टाइम सिग्मा इंटू ए, और ए कैंसिल हुआ, मिल गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग दिखाना चाहें ग्राफ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन अगर हम लोग दिखाना चाहें इस आर के साथ कि आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था भाई, तो दिस विल बी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। क्यों देख रहे हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा तो फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन्स ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ पे मैं बाद में बात करूंगा, ग्राफ को और ज़्यादा बाद में हम लोग देखेंगे। ये ग्राफ इस तरह का क्यों मैं दिखाया उसको भी मैं बताऊंगा। अभी के लिए तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना। तो फर्स्ट लिख लो, आएगा यूज गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज का क्या मतलब है वो भी लिख लेंगे। और ये है स्टेप्स। स्टेप्स बाद में, पहले इधर का लिखेंगे हम लोग। पहले इधर का लिख लेंगे, स्टेप वाला अलग लिखेंगे। हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर ये है, और यहाँ लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे। लेट अस टेक ए सिलेंडर एज सोन इन फिगर एज गॉसियन सरफेस लिखेंगे। यहाँ एक स्टेटमेंट डाल दोगे, क्या डालेंगे भाई, डालेंगे लेट अस टेक ए सिलेंडर, लेट अस टेक ए सिलेंडर एज गॉसियन सरफेस, एज गॉसियन सरफेस एज सोन। गॉसियन सरफेस का लेने का मतलब ही हो गया कि उसके लिए अब गॉस लॉ लिखेंगे। ठीक है भाई, ये आपने स्टेटमेंट लिख दिया। डायग्राम बनाओगे क्लियरली, डिस्क नंबर 1, डिस्क नंबर 2 और बीच में आया कर्व्ड सरफेस। इस तरह से इसको सॉल्व करते हुए तुम ले आओगे यहाँ तक। दिस इज द रिजल्ट। और ये फॉर्मूला की तरह हम लोग याद रखते हैं, ये फॉर्मूला की तरह हो गया। जूम इन कर दूं, अब ठीक है। वन नंबर जो है वो डिस्क है, 2 नंबर जो है डिस्क है, और 3 नंबर जो है वो है कर्व्ड सरफेस। लिख लिए। डायग्राम क्लियरली बनाना है। एक शीट ऑफ चार्ज है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम दिखाने हैं।
बोलो भाई, लिख लिए? रोशन लिख लिए? तो इधर का अगर लिख लिए, यहाँ तक रिजल्ट आ गया, तो एक स्टेटमेंट लिख लें, एक नोट का पॉइंट इधर अलग लिख लेंगे। देखो सिग्मा इस तरह से बोलते हैं, सम माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा पर मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल ऑब्लिक सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज नोन एज सरफेस और एरियल चार्ज डेंसिटी। इसका ग्राफ अभी दिखाएंगे। यहां तक नोट हो गया रोशन? जल्दी बोल भाई। हाँ, नोट हो गया। तो अब जरा ये नोट का पॉइंट लिख लेंगे। स्टेप्स टू यूज गॉस लॉ। ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो एंड सेलेक्ट यूजफुल क्लोज सरफेस। तो अभी मैं बताऊंगा कि हमने सिलेंडर क्यों लिया और उस तरह का सिलेंडर क्यों लिया। फिर इक्वेशन लिखने हैं गॉस लॉ के, स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद सॉल्व करो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट से अपना काम होगा, दो स्टेप से काम होगा। तो स्टेप्स टू यूज गॉस लॉ दिखा देंगे। यही स्टेप हम लोग और फॉलो करेंगे, फिर निकालेंगे। नोट कर लिए रोशन? चलो भाई, नोट कर लिए भी यहाँ तक? आदित्य बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, ये बात रह गया कि क्यों हमने ऐसा सिलेंडर लिया। तो चलो उसको मैं क्लियर करता हूँ कि ऐसा सिलेंडर क्यों लिया। चलो भाई, ये क्लियर है। तो अब जरा मैं इसको दिखाऊं। ये था अपना कर्व्ड सरफेस, चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। चार्ज डेंसिटी कितना है भाई इसमें? कितना है चार्ज डेंसिटी? सिग्मा बोलते नहीं हो, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। हम लोगों ने ऐसा सिलेंडर लिया, ऐसा सिलेंडर लिया और इसको इसने ए एरिया कट गया इसके अंदर, ये भी ए एरिया है, तो बड़े आराम से हमने निकाल लिया। कैसे निकाला भाई? तो इसका फील्ड तो ऐसा ही होता है, तो इसका फील्ड इधर ही है भाई। और जब इसका फील्ड इधर ही है, इधर की डायरेक्शन देखोगे तो फील्ड इधर ही है। हम लोग टेस्ट चार्ज रख करके देख भी सकते हैं, इधर भी फील्ड, इधर भी फील्ड। इस तरह से फील्ड था और हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग दिस सिलेंडर। तो ये जब सिलेंडर लिया है हम लोगों ने, तो देखा भाई कि इसका हाफ पोर्शन इधर है, हाफ पोर्शन इधर है। मतलब आर डिस्टेंस पे जो तुम्हें निकालना था, हम लोगों ने आर डिस्टेंस पे ही एक डिस्क को इमेजिन किया और उधर ही आर डिस्टेंस पे, इधर भी आर ही डिस्टेंस पे एक डिस्क इमेजिन किया और इसको सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर बन गया इस तरह से ये, ठीक है। ये तो था अपना गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस जो ऐसे आया, इसका एरिया वेक्टर लेंगे इस डायरेक्शन में
और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए इसका थीटा 0 डिग्री आया। इधर वाले का एरिया वेक्टर लोगे तो इसका भी एरिया वेक्टर इधर ही होगा, फील्ड इधर ही है, इसलिए इसके लिए भी थीटा 0 डिग्री आया। लेकिन कर्व्ड सरफेस चाहे आप यहाँ लें एरिया वेक्टर, चाहे आप यहाँ का एरिया वेक्टर लें, वो फील्ड के साथ हमेशा परपेंडिकुलर बनाया, या यहाँ पे एरिया एलिमेंट लोगे तो भी हमारा वो फील्ड के साथ परपेंडिकुलर ही बनाएगा। सो कर्व्ड सरफेस पे 0 आ गया और हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इधर का फ्लक्स आया EA और उधर का फ्लक्स आया E इंटू A cos 0 डिग्री और इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, और चार्ज इनक्लोज कर दिया। चार्ज इनक्लोज कितना होगा भाई, तो जब A एरिया ही कट हुआ है और सिग्मा इसका चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा इंटू A चार्ज इनक्लोज हुआ, A कैंसिल हो गया और E का वैल्यू आ गया सिग्मा अपॉन 2ε0। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने इजिली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है भाई। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये इसके बदले में कोई और शेप का ले ले हम लोग, तो एक और शेप का तुम ले सकते हो, वो होगा तुम्हारा क्यूबॉइड। ऐसे तुम क्यूबॉइड ले लो, एक तुम क्यूबॉइड ले लो भाई। ठीक है, इस तरह से समझो हमने एक क्यूबॉइड ले लिया, इस तरह से एक क्यूबॉइड ले लिया, जिसमें से ये क्यूबॉइड है तो भाई ये भी इस तरह से इसको कट करें, जिससे सिलेंडर था वैसे ही ये है। ये कर्व सरफेस ना होकर के ये फ्लैट सरफेस से बना हुआ है, एक क्यूबॉइड है। इधर का एरिया वेक्टर है इधर ही और फील्ड भी इधर ही है, तो इधर अगेन हमें 0 डिग्री मिलेगा। इधर का देखोगे ये वाला एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर उधर ही मिलेगा, फील्ड भी उधर ही है, फिर 0 डिग्री मिलेगा। और इसके टॉप सरफेस जो है, ये टॉप सरफेस जो है, ये टॉप सरफेस का एरिया देखोगे तो इधर है भाई, और फील्ड हमारा ऐसे है तो परपेंडिकुलर। बॉटम वाला सरफेस का अगर देखते हो, बॉटम वाले सरफेस का देखते हो तो बॉटम वाले का एरिया इधर है, फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। इधर वाले का देखो तब भी ऐसे ही है भाई, ये पूरे बॉटम वाले सरफेस के लिए तो इधर ही है एरिया डाउनवर्ड और फील्ड हमारा हॉरिजॉन्टल में। और इधर वाले टॉप सरफेस के पूरे एरिया के लिए देखोगे तो एरिया है अपवर्ड और फील्ड है हॉरिजॉन्टल में। तो इसलिए इसका भी क्या होगा, फ्लक्स 0 होगा इसके लिए, फ्रंट वाले के लिए, बैक वाले के लिए, क्योंकि इधर का एरिया वेक्टर फील्ड के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा। तो यहाँ भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड करोगे भाई, तो यहाँ मिलेगा EA इधर वाले का और EA उधर वाले का, और बाकी 4 फेस जो हैं इसके, टॉप वाले, बॉटम वाले, फ्रंट वाले और बैक वाले, वो सब 0 बनाएंगे। और दिस विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज। तो चार्ज इनक्लोज तो यही है भाई, यही A एरिया है, तो यही सिग्मा इंटू A चार्ज इनक्लोज होगा, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2ε0 जो आना था वो आ जाएगा। मीन्स ये हम लोग ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, क्यूबॉइड ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते हैं वो बता रहा हूँ, यही 2 सूटेबल है। ठीक है, अब क्या नहीं ले सकते हैं वो बता रहा हूँ। देखो, सीट ऑफ चार्ज तो ये था ऐसे, सीट ऑफ चार्ज तो भाई ऐसे है, सीट ऑफ चार्ज है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, सीट ऑफ चार्ज है। अगर तुम बोलोगे कि अच्छा सिलेंडर ही ले रहे थे तो ऐसे सिलेंडर ले लेते, तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा सिलेंडर लेंगे तो फंस जाएंगे। कैसे, इसके फील्ड लाइन तो ऐसे हैं, जो सीट ऑफ चार्ज ने फील्ड लाइन डेवलप किया है वो तो ऐसे डेवलप किया है। लेकिन जब तुम फ्लक्स निकालना चाहोगे इसके थ्रू, तो जो टॉप सरफेस है उस पर तो फील्ड ऐसे है, ऐसे है, इधर ऐसे है तो इधर ऐसे है, और एरिया वेक्टर ऐसे है, 0 फ्लक्स। बॉटम वाले के लिए देखोगे एरिया वेक्टर ऐसे है और फील्ड यहाँ पे ऐसे है, 0 फ्लक्स। लेकिन इस वाले में फंस जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे तो ये भी बताना होगा, बता देता हूँ भाई कैसे फंस जाएंगे। समझो कि ये वाला जो सिलेंडर था वो हाफ सिलेंडर इधर ऐसे आ गया, हाफ सिलेंडर उधर आ गया, मीन्स ये बोर्ड के इधर हाफ सिलेंडर आ गया, हाफ सिलेंडर उधर से है। अब ऐसे कंडीशन में यहाँ देख रहे हो, ये जो है हाफ सिलेंडर, ये जो हाफ सिलेंडर है इधर का वो ऐसे। अब तुम इस पे देखो, इस पे देखोगे अगर, तो ये जो हाफ सिलेंडर है इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे ऐसे होगा, इधर वाले पे ऐसे होगा, यहाँ एरिया वेक्टर ऐसे, यहाँ एरिया ऐसे, यहाँ एरिया ऐसे, यहाँ एरिया ऐसे। तो यहाँ पे देखोगे एरिया वेक्टर फील्ड के साथ कुछ और एंगल बनाया, यहाँ का एरिया वेक्टर फील्ड के साथ कुछ और एंगल बनाया, यहाँ का एरिया वेक्टर फील्ड के साथ 0 एंगल बनाया, यहाँ वाला एरिया के साथ हमारा कुछ और एंगल बनाया है, यहाँ वाला कुछ और एंगल बनाया है, यहाँ वाला कुछ और एंगल। ठीक वैसा ही कंडीशन बन जाएगा
अगर मान लो कोई बोलता कि अच्छा स्फेयर ले लेते हैं, ये भी तो क्लोज सरफेस है। हाँ भाई बिल्कुल क्लोज सरफेस है, लेकिन स्फेयर लेने में आप फंसेंगे। क्यों फंस जाएंगे भाई? इसलिए फंस जाएंगे कि यहाँ पे एरिया एलिमेंट लोगे ऐसे, फील्ड तो बेचारा ऐसे है, फील्ड तो यूनिफॉर्म की तरह ऐसे होगा भाई। यहाँ एरिया एलिमेंट लोगे तो ऐसे होगा, यहाँ एरिया एलिमेंट ले ऐसे होगा, यहाँ का एरिया एलिमेंट ऐसे होगा, यहाँ का एरिया एलिमेंट ऐसे है, यहाँ का एरिया एलिमेंट ऐसे है। तो यहाँ तो 0 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पे मान लो 5 डिग्री बन गया, यहाँ 15 डिग्री बन गया, यहाँ 26 डिग्री बन गया, यहाँ पे मान लो 46 डिग्री बन गया, और यहाँ ऐसे करते करते जब ये लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 डिग्री बनेगा फील्ड के साथ। तो कितना तुम एंगल का हिसाब कर पाओगे? ई डॉट डी एस करते हो तो ई डी एस और कॉस 36 डिग्री लिखेंगे, 39 डिग्री लिखेंगे। सबके लिए, हर एरिया एलिमेंट के लिए अलग अलग एंगल होगा। इतना एंगल का हिसाब आप नहीं कर पाएंगे, और गॉस लॉ का स्टेटमेंट जो है वही पूरा नहीं कर पाएंगे। गॉस लॉ का जो ये स्टेटमेंट इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, इसी को लिख नहीं पाएंगे ऐसा अगर आपने ले लिया क्लोज सरफेस। क्योंकि एरिया तो भाई आउटवर्ड नॉर्मल होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। ये वाइट वाला जो दिखा रहा हूँ वो एरिया वेक्टर दिखा रहा हूँ भाई, इस तरह से ये एरिया वेक्टर है। और फील्ड तुम्हारा ऐसे है, तो कभी कम एंगल बन रहा है, कहीं ज़्यादा एंगल बन रहा है। कितने एंगल का हिसाब कर पाएंगे? इतना एंगल का हिसाब करते करते खुद ही एक दिन एंगल बन जाएंगे। तो ऐसा लेना बेकार है। वही यहाँ भी हुआ, यहाँ भी एरिया वेक्टर फील्ड के साथ अलग अलग एंगल बना रहा है भाई। यहाँ भी क्या है, एरिया है ऐसे, फील्ड है ऐसे, यहाँ एरिया ऐसे तो फील्ड ऐसे, यहाँ एरिया ऐसे तो फील्ड है ऐसे। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन मिलेगा, इधर 2 डिग्री इधर 3 डिग्री एंगल मिलेगा, 4 डिग्री 5 डिग्री एंगल मिलेगा। फील्ड तो ऐसे ही है, और ये ऐसे ऐसे चेंज कर रहा है, ये ऐसे ऐसे चेंज कर रहा है इस पे एरिया वेक्टर, तो इसलिए फंस जाएंगे। तो ये वाला काम नहीं करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा। सिलेंडर ऐसे लेंगे, नहीं काम करेगा। कुछ और लेना चाहें, कुछ और क्या लेना चाहेंगे आप बता दो भाई। अगर कोन लेना चाहोगे तो और फंस जाओगे, कोन में तो और भी फंसेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो वही हाल होगा। यहाँ भी कर्व्ड सरफेस है भाई, कर्व्ड सरफेस है। कोन अगर लोगे तो भी फंस जाओगे। मान लो यही हमारा बोर्ड था, शीट ऑफ चार्ज, कोन लिया तो ऐसे हो गया भाई, कोन लिया तो ये इस तरह का हो गया। अब इस पर भी तो ऐसे, आधा उधर आधा इधर, ऐसे ऐसे, तो एरिया विल वेरी, तो फंस जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने जो पहले देखा था इसमें कितना इजी था। जो भी इधर आया 90 डिग्री, इधर वाले का 0 एंगल है, और इधर वाले का 0 एंगल है भाई फील्ड के साथ, इधर वाले का 90 डिग्री है। लेकिन ये जो एंगल का चक्कर पड़ा, तो इसलिए ये सब यूज़ करना, ऐसा क्लोज सरफेस लेना बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। सो हम लोग ये कोन भी नहीं ले सकते हैं। बोलो भाई रोशन, क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं? कुछ समझ में आया यहाँ के केस में? चलो ये समझ में आ गया। तो अब मैं याद दिला रहा हूँ तुम्हें, ये जो दो स्टेप लिखे थे। ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जहाँ भी निकालना गॉस लॉ अप्लाई करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऑब्जर्व करो एंड सेलेक्ट यूजफुल क्लोज्ड सरफेस, जो यूजफुल हो। तो उसके लिए यूजफुल क्लोज सरफेस कैसे पता चलेगा? तो ऐसा गॉसियन सरफेस, ऐसा क्लोज सरफेस होना चाहिए कि उस सरफेस पे जो भी एरिया एलिमेंट हो, चाहे तो पैरेलल हो, चाहे तो पैरेलल हो, ऐसे पैरेलल हो, देखो ये वाला पैरेलल, इधर फील्ड पैरेलल है एरिया के साथ, काम करेगा। फील्ड पैरेलल है एरिया के साथ, काम करेगा। फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए, फील्ड परपेंडिकुलर होगा तब भी काम करेगा। यहाँ देख रहे हो परपेंडिकुलर है, यहाँ भी देख रहे हो परपेंडिकुलर है। मीन्स क्लोज सरफेस जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए, उस गॉसियन सरफेस का हर एलिमेंट, चाहे कोई भी एलिमेंट ले लें, चाहे तो ये कंडीशन बने ताकि हमारा एंगल 0 डिग्री हो जाए, चाहे ये बने एंगल 90 डिग्री हो जाए, cos 0 हो जाएगा वो भी इवेलुएट कर सकते हैं, cos 180 हो जाए वो भी इवेलुएट कर सकते हैं, 0 या 180, 0 180 को पैरेलल ही बोलते हैं। तो ये हो जाए इवेलुएट हो सकता है cos, और 90 हो जाए तब इवेलुएट हो सकता है cos। अब 1 2 3 4 5 डिग्री अगर होने लग जाएगा तो फंस जाएंगे। इसलिए सेलेक्ट करते समय फील्ड लाइन देखोगे कैसा है फील्ड लाइन, तो उस हिसाब से सेलेक्ट करोगे कि सारे एलिमेंट चाहे ये कंडीशन में रहें या तो ये कंडीशन में रहें या दोनों के कॉम्बिनेशन में रहें। फॉर एग्जाम्पल देखो ये वाला जो फील्ड लाइन था ऐसे हो गया, इसमें ये दो सूट कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट चार्ज हो और इसके फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड निकलते हैं, सबको मालूम है भाई,
सबको पता है रेडियली क्या निकलते हैं, आउटवर्ड निकलते हैं। अब ऐसे फील्ड लाइन के लिए हमें क्लोज सरफेस लेना है सच दैट कि फील्ड हमारा एरिया एलिमेंट के चाहे तो पैरेलल रहे या एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर रहे। तो ऐसा कौन सा सरफेस होगा भाई जो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करे सच दैट कि हम लोग गॉस लॉ का स्टेटमेंट इजीली लिख पाएँ। तो कैसा लेंगे, तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि ऐसे कंडीशन में हमें कैसा लेना चाहिए भाई। तो स्फेरिकल लेना चाहिए गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल लेने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ का एरिया एलिमेंट ऐसे, फील्ड भी है उधर ही 0 डिग्री मिलेगा। यहाँ का एरिया एलिमेंट देखोगे तो ये ऐसे, फील्ड भी उधर ही है 0 डिग्री मिलेगा। यहाँ पे देखो एरिया एलिमेंट, यहाँ एरिया एलिमेंट देखोगे ऐसे तो फील्ड भी तो यहाँ पे मिलेगा ऐसे ही 0 एंगल मिलेगा। यहाँ का एरिया उधर ही, फील्ड उधर ही, एरिया उधर ही, फील्ड वही, एरिया उधर ही, फील्ड वही, एरिया उधर ही, फील्ड वही, यहाँ एरिया इधर ही तो फील्ड भी उधर ही। तो हर के लिए 0 0 हो एंगल, सब के लिए 0 डिग्री एंगल मिलेगा, काम हो जाएगा। पॉइंट चार्ज हो, स्फेरिकल चार्ज हो तो रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगा और ऐसे के लिए हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेंगे, सूटेबल होगा। अब इसमें तुम क्यूब लेके या सिलेंडर लेकर के काम नहीं कर पाओगे। अगर सिलेंडर लोगे तो खुद ही फंस जाओगे इसमें अगर हम लोग सिलेंडर लेकर के सोचें कि चलो भाई एक सिलेंडर ले लेते हैं, एक ऐसे सिलेंडर ले लिया हमने, सिलेंडर अगर ले लेंगे तो आप फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसका फील्ड तो रेडियल है। अब रेडियल है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे कुछ और एंगल होगा, यहाँ कुछ और एंगल, कर्व सरफेस पे कुछ और एंगल होता चलेगा, तो यहाँ पे वो काम नहीं कर पाएगा। सो आपको देखने हैं क्या, तो देखने हैं कि कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसा होगा उस हिसाब से काम करेंगे। तो सिलेंडर नहीं ले सकते यहाँ के केस में। अगर तुम्हारा इस तरह का फील्ड हो, हॉरिजॉन्टल में इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, तो ऐसे में ऐसे सिलेंडर को सुला दो और ऐसे सिलेंडर वाला लेंगे तो क्या होगा, इधर वाले के लिए तो 0 एंगल या 180 डिग्री या 0 या 180 होगा और इधर वाले के लिए 90 डिग्री, फील्ड के साथ 90 डिग्री, एरिया एलिमेंट इधर 90 डिग्री, इस तरह से काम हो जाएगा। तो ध्यान यही देने हैं कि हमारा जो स्टेप लिखे हैं, जो 2 स्टेप लिखे थे हम लोग, 2 स्टेप क्या लिखे थे कि एरिया वेक्टर चाहे तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, ऐसा हम लोग सेलेक्ट कर पाए, वही होगा सूटेबल गॉसियन सरफेस। उसके बाद क्या स्टेटमेंट लिखो और कैलकुलेट करो। बोलो भाई, क्लियर है? रोशन बताओ। तरुण, आदित्य, क्लियर हुआ? तो अब मैं, ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन था, दूसरा एप्लीकेशन करते हैं। चलो लिखो भाई एप्लीकेशन नंबर 2। स्टेप्स तो लिख ही लिए थे 2 स्टेप। चलो एप्लीकेशन नंबर, अच्छा उसका ग्राफ रहता था, उसका ग्राफ देख देते हैं। चलो उसका ग्राफ था वो ज़रा देखें, इसको भी ज़रा समझना ज़रूरी है। ये देखो जो तुमने कैलकुलेट किया, ये जो फॉर्मूला आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैलकुलेशन करने के बाद स्टेप्स को मैं हटा देता हूँ, स्टेप्स की अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने काम कर लिया, ठीक है, ये है। तो अब ज़रा देखें, हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। ये था इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, फील्ड निकाला हम लोगों ने, यहाँ पे निकाला, आर डिस्टेंस पे निकाला, जितना इधर आर है उतना ही इधर आर रखें, सिमेट्रिकली हमने ले लिया ये सिलेंडर को और इससे देखा, फ्लक्स निकाला, 3 पार्ट में हमें करने पड़े और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने फ्लक्स निकाला और फ्लक्स निकालते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें मिल गया ड्यू टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। कहाँ पे मिला था? एट सेपरेशन कितना? एट सेपरेशन आर मिला, एट सेपरेशन आर मिला। तो एट सेपरेशन आर मिला, लेकिन यहाँ आर दिख नहीं रहा है, यहाँ आर दिख नहीं रहा है, मीन्स आर पे डिपेंडेंट नहीं है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग ग्राफ दिखाना चाहें आर के साथ, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना होगा, ये ग्राफ दिखाना चाहते हैं तो ये ग्राफ है भाई कि ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 2 सेंटीमीटर हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 सेंटीमीटर हो, चाहे 6 सेंटीमीटर हो, इसका फील्ड इतना ही स्ट्रांग होगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए कांस्टेंट है। लेकिन ये कांस्टेंट कब तक? चलो भाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मतलब इस सीट से हमने यहाँ देखा उतना ही फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यहाँ देखा उतना ही, यहाँ देखा उतना ही, यहाँ देखा उतना ही, यहाँ देखा उतना ही। कब तक? बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं, कम ही दूर तक। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डिक्रीज होना शुरू होगा। डिक्रीज होते होते टेंडिंग टू ज़ीरो होने लग जाएगा। डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा? टेंडिंग टू ज़ीरो होने लग जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होते होते। हाँ, लेकिन इधर ज़रूर कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट है, और इधर धीरे 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 डिक्रीज होते होते टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो कांस्टेंट किस बात का कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है तो ये समझ लो, जब तक ये आर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जब तक आर लेस देन, वेरी वेरी लेस देन साइज ऑफ शीट है, तब तक, जब तक हमारा आर का वैल्यू वेरी वेरी लेस देन साइज ऑफ सीट है। मान लो सीट था 100 सेंटीमीटर का, ये था 100 सेंटीमीटर का मान लो, ठीक है भाई, या 400 सेंटीमीटर का लेंथ का सीट था। अब तुम 2 सेंटीमीटर लो, चाहे 3 सेंटीमीटर लो, चाहे 4 सेंटीमीटर लो, इन सब पे वैल्यू ऑलमोस्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम 4000 सेंटीमीटर पे चले जाओ और ये 400 सेंटीमीटर का है और तुम 4000 सेंटीमीटर पे चले गए तो फिर ये इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज नहीं रहा। इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज बोलने का मतलब ही होता है कि वेरी वेरी स्मॉल सेपरेशन। लार्ज सेपरेशन पे चले गए, इसके साइज से भी बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया, तो फिर ये तो पॉइंट चार्ज की तरफ बनने लग जाएगा, पॉइंट चार्ज की तरफ बनने लग जाएगा, मीन्स वेरी लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो यहाँ से फील्ड डिक्रीज करेगा, करना ही है। हाँ, जब तक ये सेपरेशन वेरी वेरी स्मॉल है तब तक ही इस सीट ऑफ चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज बोलेंगे। इसलिए टॉपिक में ही लिखा हुआ था ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। तो ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज बोलने का मतलब ही है कि आर का वैल्यू विल बी वेरी वेरी लेस देन साइज, और जब तक ये है, ये इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज है और ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आर हमारा 1 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर, इससे कोई मतलब नहीं है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इतना ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो ज़रूर डिक्रीज करेगा, करना भी चाहिए, ज़रूर डिक्रीज करेगा और वो होना चाहिए भी। लेकिन इस कंडीशन में इसको इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के नाम से नहीं जाना जाएगा, इसको इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज नहीं बोल पाएंगे। यहाँ तक है, वेरी वेरी लेस देन साइज है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज या लार्ज सीट ऑफ चार्ज, ऐसा बोल सकते हैं। इधर वाला सेपरेशन, जब आर हमारा वेरी वेरी लेस देन साइज ऑफ शीट ना हो, तो इस कंडीशन में ये नॉट इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, तो ये इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज नहीं होगा और इसके लिए जो रिजल्ट आया है वो भी वैलिड नहीं होगा। इसमें हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज इफ आर इंक्रीजेज, इफ आर इंक्रीजेज इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, और डिक्रीज होते होते जब हमारा आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट वेरी लार्ज डिस्टेंस हो जाए तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से मैंने दिखाया। जब ये आर वेरी वेरी स्मॉल है तो भाई बिल्कुल ऐसे कांस्टेंट दिखाओ, बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा तो आप डिक्रीज कराओगे। समझ में आया भाई रोशन? बोलो भाई। ग्राफ आ जाएगा तो ऐसे दिखाएंगे, बट आर वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए तब, और तभी शीट ऑफ चार्ज बोलने का मतलब है। तो ये भी नोट कर लो भाई, उसी रिजल्ट के आगे ये नोट करने चाहिए। कहीं क्वेश्चन में टेल में ऐड कर देता है कि विल इट बी यूनिफॉर्म, तो यस इट विल बी इन यूनिफॉर्म इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन साइज ऑफ द सीट, अदरवाइज यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ लिख दिया है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज एट सेपरेशन आर। जो आया वो ये आया, आर ही नहीं आया, उसमें आर नहीं आया मतलब इंडिपेंडेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे भाई। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लें, हटा दें इसको, आदित्य बोलो। Yes, sir. चलो भाई इसको हटा दिया जाए। चलो ठीक है, इसको हटाता हूं मैं। एप्लीकेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस ऑफ चार्ज, कंडक्टिंग सरफेस ऑफ चार्ज। चलो ये जल्दी से लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस ऑफ चार्ज। ये क्या है, इसको ज़रा समझा जाए। कंडक्टिंग सरफेस ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ भाई? तो ये मतलब है कि ऐसे कंडक्टर जिसका थिकनेस लार्ज हो, थिकनेस लार्ज हो, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग सरफेस ऑफ चार्ज। जब कंडक्टिंग सरफेस ऑफ चार्ज बोला जाए तो हमारा यहाँ पे दो शीट बनेंगे। एक इधर वाले सरफेस पे चार्ज आएगा, चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे अपीयर होता है। अभी के लिए फैक्ट की तरह मान लो, गॉस लॉ से ही इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि यस, चार्ज विल ऑलवेज अपीयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। कभी अंदर में चार्ज नहीं होता, कंडक्टर के अंदर न्यूट्रल रहता है। इंजेक्शन डालो कंडक्टर में और इंजेक्शन से मटेरियल निकाल लो, टेस्ट करोगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिलेगा। सरफेस पर ही चार्ज डेवलप होता है। ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं गॉस लॉ यूज़ करके। अभी तो ये इस वाले में नहीं आ रहा, इस वाले में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक कंडक्टिंग सरफेस है, मतलब समझ लो कि एक बुकलेट हो गया या बुक हो गया। तो इस बुक में एक इधर भी तो सरफेस है, टॉप सरफेस, आउटर सरफेस, इधर भी है एक, तो इधर भी है। तो चार्ज जब इस पर डालोगे ना, मान लो इलेक्ट्रॉन डाला, तो इधर वाले सरफेस पे भी होगा, इधर वाले सरफेस पे भी होगा। और इसके अंदर के मटेरियल को अगर निकाल लें, इसके अंदर के मटेरियल को अगर निकालते हैं तो वो मिलेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इधर सरफेस पे आता है चार्ज, सरफेस पे आता है चार्ज, और बीच का मटेरियल निकाला, देखा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो वही चीज़ यहाँ पे कंडक्टिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इधर भी सिग्मा और इधर भी सिग्मा समझेंगे और इसके अकॉर्डिंगली निकालेंगे। ठीक है भाई, तो अब निकाला जाए तो इसके लिए कैसे निकालेंगे भाई? तो इसके लिए भी हमें सिलेंडर लेना पड़ेगा। तो ऐसा सिलेंडर फिर लेंगे, ऐसा सिलेंडर जिसका हाफ पोर्शन उधर हो और हाफ पोर्शन इधर है भाई। ठीक है, हाफ उधर है, हाफ इधर है, मीन्स आर डिस्टेंस पे निकालना चाहते थे, निकालो। तो ये क्या हो गया, एक तरह से अगर हम लोग इक्विवेलेंटली समझे तो दो शीट ऑफ चार्ज हो गए। इक्विवेलेंटली बोलें तो क्या हो गया भाई? तो दो शीट ऑफ चार्ज हो गए, हुए कि नहीं? इधर देखोगे अगर टेस्ट चार्ज रख करके तो इसका फील्ड लाइन ऐसे चल रहा है भाई, इसका फील्ड लाइन ऐसे चलेगा, बिल्कुल चलेगा ऐसे फील्ड लाइन। इधर वाला भी, इधर हम लोग टेस्ट चार्ज रख कर देखेंगे तो इसका फील्ड लाइन भी ऐसे चलेगा, इसका फील्ड लाइन ऐसे है। उसी तरह से उधर एक शीट ऑफ चार्ज था, इधर समझो दो शीट ऑफ चार्ज। तो कंडक्टिंग सरफेस ऑफ चार्ज का मतलब है टू शीट ऑफ चार्ज। इस तरह से आया क्योंकि चार्ज ऑलवेज अपीयर ऑन आउटर सरफेस। अब ऐसा सिलेंडर लिया, इसका ये डिस्क 1 है समझो, ये है डिस्क 1, इधर वाला हो गया मान लो डिस्क 2, और इधर वाला ये सब क्या हो गया भाई? तो कर्व्ड सरफेस है ये तो भाई कर्व्ड सरफेस ही है। तो ठीक है भाई, ये कर्व्ड सरफेस है। अब हम लोग काम करेंगे, गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे। तो एज पर गॉस लॉ लिख देंगे पहले एक सेंटेंस, लेट अस टेक ए गॉसियन सिलेंडर एज शोन इन फिगर इज इक्वल टू, ये लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तो। ठीक है रिया यहाँ तक। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करूँ? हमारा जो क्लोज सरफेस है, फ्लक्स निकालने हैं, क्या करें? क्यूब होता तो 6 फेस, 5 1 + 5 2 + 5 3 + 5 4 + 5 5 ऐसे करके कर लेते। लेकिन सिलेंडर है तो सिलेंडर का हो कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? बोलो, अरे कितने? 3 ही पार्ट में तो डिवाइड करोगे, 3 सरफेस, एक कर्व्ड और 2 डिस्क लगा दिया। तो फ्लक्स फर्स्ट
डिस्क के लिए, या ऐसे लिख भी सकते हो, यहाँ पे साइड में लिख भी देते हैं रेफरेंस के लिए कि डिस्क 1 के लिए निकालूंगा भाई, डिस्क 2 के लिए निकालूंगा भाई, और प्लस फ्लक्स कर्व्ड सरफेस के लिए निकालूंगा। जरूरी नहीं कि 1 2 3 ही लिखें, ऐसे लिख भी सकते हैं लेफ्ट डिस्क, राइट डिस्क और कर्व्ड सरफेस। दिस विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं भाई। डिस्क 1 के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही, एरिया भी इधर ही, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे E A cos 0 डिग्री। प्लस डिस्क 2 के लिए क्या लिखोगे बोलो, डिस्क 2 के लिए बोलो क्या लिखेंगे, बोलो भाई E A cos, इसके लिए लिखेंगे तो E तो इधर है, तो cos 0 डिग्री के 180, 0 डिग्री, उधर ही फील्ड उधर ही एरिया, इधर ही फील्ड इधर ही एरिया। कर्व्ड सरफेस के लिए तो कर्व्ड सरफेस का कोई भी एरिया एलिमेंट लोगे तो वही वाला बात, सब कुछ वही है आर्गुमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे देखेंगे तो भी वो बात है भाई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया एलिमेंट हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हो जाएगा E ds, E का वैल्यू ds का वैल्यू और cos 0 डिग्री। और ऐसे ऐसे को हमें हर कर्व्ड सरफेस पे जितने एरिया एलिमेंट होंगे सबके लिए इंटीग्रेट करेंगे। 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। चलो भाई चार्ज इनक्लोज्ड बताओ कितना होगा रोशन, चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा, बोलो जल्दी। चार्ज इनक्लोज्ड 0, कैसे 0 भाई, सिलेंडर है इधर से उधर तक चला गया, यहाँ दिख नहीं रहा तुम्हें कि एक बार ये ध्यान से समझना भाई, कितना चार्ज सिलेंडर के अंदर आया होगा। ये जो सिलेंडर है दो सरफेस ऑफ चार्ज है, देखना ध्यान से। तो एक तो भाई इस वाले सीट को कट किया होगा, इस वाले को कट किया होगा, नहीं किया, एक इधर वाले को कट किया और एक इधर वाले को भी कट किया, क्योंकि यहाँ दो तो सरफेस है ना भाई। एक यहाँ पे जब हमारा मान लो चलो भाई, अगर यही है कंडक्टिंग सरफेस, हमने लिया एक सिलेंडर, ये सिलेंडर लिया, इधर भी है हाफ पोर्शन इधर। अब बताओ इस सिलेंडर के अंदर अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिया हुआ है हमने, तो ये ए एरिया जो इस सरफेस पे कट हुआ, जो इसके अंदर आया, वो तो इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर होगा। सिग्मा इंटू ए एरिया है तो सिग्मा इंटू ए इस सिलेंडर के अंदर, और ये सिलेंडर का हाफ पोर्शन इधर भी था तो सिग्मा इंटू ए, इधर वाले सरफेस का सिग्मा इंटू ए, ये भी तो इस सिलेंडर के अंदर। ये सिलेंडर जो इस तरफ से इस तरफ तक इमेजिन करोगे, हाफ इधर है सिलेंडर, हाफ इधर है सिलेंडर, और वो इमेजिन कर रहे हैं इसको, तो इधर वाले सरफेस का सिग्मा इंटू ए भी आया और इधर वाले सरफेस का भी सिग्मा इंटू ए, दोनों तो सिलेंडर के अंदर ही है कि नहीं रोशन बोलो। ये जो सिग्मा इंटू ए इधर आया और ये सिग्मा इंटू ए इधर आया, ये दोनों ही सिलेंडर के अंदर हैं, क्योंकि इस पे चार्ज है, इस पूरे पे चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, तो सिग्मा ए टू सिग्मा ए विल बी चार्ज इनक्लोज्ड। रोशन समझे? समझे कि नहीं? आदित्य बोलो भाई। ये है देखो कंडक्टिंग सरफेस, ये देखो है कंडक्टिंग सरफेस, इधर भी है सरफेस, इधर भी है सरफेस। मैंने बताया कि कोई भी कंडक्टिंग सरफेस जिसका थिकनेस ज़्यादा हो, मैं बताऊंगा वो थिकनेस कितना हो, कितना से ज़्यादा हो कि जिसका दो सरफेस लेते हैं वो भी बता दूंगा। फिलहाल ये है कंडक्टिंग सरफेस, जैसे ही बोला जाएगा समझ लेना दोनों सरफेस पे चार्ज आएंगे। अब इसमें हमने सिलेंडर इमेजिन किया, इसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ, ये सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर ऐसे इमेजिन किया हमने,
तो भाई ये वाले सरफेस पे ये जो बीच वाला फोटो है वो सिलेंडर के अंदर चला जाएगा ना, बहुत सारे फोटो है तो ये बीच वाला फोटो तो सिलेंडर के अंदर चला गया, इतना ए एरिया का जो चार्ज है वो सिलेंडर के अंदर है। इधर से भी ये ए एरिया में सिलेंडर निकला है तो इधर भी ए एरिया में जो चार्ज होगा वो सिलेंडर के अंदर है। तो सिग्मा ए इधर का, सिग्मा ए इधर का, ये सिग्मा ए इधर का, सिग्मा ए इधर का, दोनों जाएगा ना चार्ज सिलेंडर के अंदर भाई। तो वही लिख रहा हूं सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए, 2 सिग्मा ए। अब बोलो युवराज समझ में आया? यस सर, समझ गया। रोशन समझ गए अब कि नहीं? अब इसको इवैल्यूएट करेंगे। चलो भाई इसको इवैल्यूएट करते हैं। ई ए इधर का, ई ए उधर वाला डिस्क, और कर्ड सरफेस पे, तो कर्ड सरफेस पे वही हाल है भाई, फील्ड तो ऐसे है, एरिया ऐसे। तो इधर तो भाई ये कॉस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है भाई। जितने भी कर्ड सरफेस पे हैं वो क्या है, ई वैल्यू, डी एस वैल्यू एंड कॉस 90 डिग्री। तो ये हो गया 0, और 0 0 को इंटीग्रेट करोगे, 0 0 को इंटीग्रेट कर भी लेंगे तो बड़ा 0 मिलेगा। और क्या मिलना है, इतना ही तो मिलना है, 2 सिग्मा ए, 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ए होगा कैंसिल, 2 2 भी होगा कैंसिल, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्ट आ गया, फॉर्मूला बन गया। कंडक्टिंग सरफेस के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक शीट ऑफ चार्ज के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था प्रीवियस रिजल्ट। कंडक्टिंग सरफेस के लिए ऐसे ये आ गया। ये हुआ मेथड नंबर 1। ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा कम भी समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है, अभी ध्यान देना, पूरा समझ में आ जाएगा। ये अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ 2 शीट ऑफ चार्ज होंगे, कंडक्टिंग सरफेस हैं, 2 शीट ऑफ चार्ज होंगे, इधर भी आएगा उधर भी आएगा भाई, दोनों तरफ आया सिग्मा और सिग्मा, इस तरह से आया। अब दूसरा मेथड ये है कि हम लोग दूसरा भी ले सकते हैं, ऐसे भी सिलेंडर ले सकते हो भाई। अगर ऐसे सिलेंडर ले लेंगे तो क्या है, तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया भी ऐसे है, और इधर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है बट एरिया हमारा ऐसे है। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा भाई, तो इस वाले के लिए अगर लिखना चाहें हम लोग, ऐसे के लिए अगर करना चाहते हैं तो फिर वही काम करेंगे। देख लो अभी ई डॉट डी एस करते जाएंगे, गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, बात बन जाएगी। देखो कैसे अब बनेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू है आर डिस्टेंस पे, वही तो हमें कैलकुलेट करने हैं, यही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से लिखूँगा तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ये वाला एरिया, वो तो करने पड़ेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। तो यहाँ लिखेंगे ई और ये एरिया और कॉस 0 डिग्री, ऐसा लिखेंगे। एरिया ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और कॉस है 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ के लिए 0 डिग्री है। इस वाले के लिए तो 0 होता है, और अंदर में कंडक्टिंग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। ये फैक्ट तो सबको पता है ना भाई। ऑल चार्ज अपीयर ऑन द आउटर सरफेस, अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। ये तो हमने वो ने पढ़ा था फैक्ट। कंडक्टर के अंदर कभी फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सो जब भाई यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए इसका तो हमें 0 मिलेगा, इस वाले डिस्क 2 के लिए 0 मिलेगा। तो समझो कि इसको 3 पार्ट में अगर हम लोगों ने डिवाइड किए तो क्या मिला, तो भाई एक में तो मिला ई एरिया कॉस 0 डिग्री, लेकिन इस वाले में क्या मिलेगा, तो भाई 0 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो क्या करेंगे 0 कर लेंगे, यहाँ तो फील्ड ही 0 है। तो 0 डॉट डी एस, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड वाला कर्ड सरफेस पे तो क्या है भाई, तो एरिया वेक्टर ऐसे है, फील्ड ऐसे है, तो 0 हो जाएगा फ्लक्स। तो थर्ड वाले के लिए भी 0 रहेगा। यहाँ भी देखोगे तो एरिया ऐसे है, फील्ड ऐसे है, 0। और अंदर वाला कोई कर्ड सरफेस देखोगे तो भाई इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहाँ 0 है, इसलिए यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अंदर वाला भी हो गया 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अब बताओ भाई चार्ज इनक्लोज्ड कितना, अब चार्ज इनक्लोज इस सिलेंडर के लिए कितना,
तो चार्ज इनक्लोज्ड होगा सिर्फ सिग्मा ए। क्यों भाई, एक ही सरफेस तो आया इसके अंदर, ये जो चार्ज इनक्लोज यहाँ पे हुआ है वो सिर्फ सिग्मा इंटू ए हुआ है, क्योंकि ए एरिया और सिग्मा, इधर वाला तो सिलेंडर के अंदर आया ही नहीं था इसलिए उधर वाला नहीं होगा। सो ओनली चार्ज इनक्लोज्ड इज सिग्मा इंटू ए। तो अब इधर क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो गया ई ए इज इक्वल टू, बाकी तो ये 0 0 0 है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से मिल गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया बात यहाँ तक? बोलो भाई, ऐसा भी गॉसियन सरफेस ले सकते हैं हम लोग और इससे भी निकाल सकते हैं। ठाकुर जी समझ में आया? रोशन? यस सर। आदित्य बोलो भाई। आ गया सर। आ गया, बहुत अच्छा। ये हो गया मेथड नंबर 2 इसके लिए। और अब देखेंगे मेथड नंबर 3 इसी का, क्योंकि कुछ बुक में ये भी दिख जाएगा। वैसे बुक मेथड 1 जो है वो सबसे ज़्यादा चलता है, तो भाई आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सारे मेथड दिखा देता हूँ कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देखो एक सिग्मा है, सिग्मा 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 है इधर, सिग्मा है इधर। यहाँ निकालना चाहते हो, यहाँ निकालना चाहते हो, यहाँ निकालना चाहते हो। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बन के आता है, न्यूमेरिकल में आ जाता है। ये मान लो ये है m पॉइंट, ये है n पॉइंट और ये वाला है मान लो p पॉइंट। हम लोग निकालना चाहते हैं m पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट m पॉइंट निकालना चाहते हैं। तो हमें रिज़ल्ट पता है, इस रिज़ल्ट का यूज़ करूँगा। रिज़ल्ट क्या है भाई, तो रिज़ल्ट ये है कि ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज है तो अपने से अवे, निगेटिव होगा तो अपनी तरफ, लेकिन वैल्यू इतना ही। ये तो हम लोगों ने एप्लीकेशन 1 में ही देखा था। तो m पॉइंट पे निकालना चाहते हो, एक ये शीट ऑफ चार्ज है, एक ये शीट ऑफ चार्ज है। तो ये वाला फर्स्ट वाला यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में, दूसरा वाला वो भी तो पॉजिटिव है, वो भी इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। चलो भाई दूसरा, फर्स्ट वाला कितना प्रोड्यूस किया, तो भाई इससे ये इतने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, ये वाला मान लो r डैश डिस्टेंस पे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, 2 सेंटीमीटर हो या 5 सेंटीमीटर हो या 4 सेंटीमीटर हो, ये लार्ज है और ये वेरी स्मॉल है। तो यहाँ ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों एड अप हो जाएंगे भाई। दो दो शीट ऑफ चार्ज ने काम किया, एक शीट ने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे शीट ने भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस तरह से हमें मिल गया 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों का तो भाई उतना ही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट राइट वर्ड प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट राइट वर्ड मिल करके हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट राइट वर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P चाहिए, तो एक E1 प्रोड्यूस करेगा तो दूसरा E2 प्रोड्यूस करेगा, दोनों का वैल्यू उतना ही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट वर्ड प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी लेफ्ट वर्ड, और मिल करके क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोला करो भाई लेफ्ट वर्ड में, ये मिल जाएगा। बीच वाले में निकालना चाहते हैं, रोशन बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट N, ये निकालना चाहते हैं, N पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। बताओ भाई, यहाँ भी E1 प्लस E2 करने पड़ेंगे। फर्स्ट वाला मान लो ये है, सेकंड वाला मान लो ये है। फर्स्ट वाला शीट कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, रोशन बोलो जल्दी। फर्स्ट वाला शीट कितना प्रोड्यूस करेगा, जल्दी बोलो भाई। अरे फर्स्ट वाला सीट इस पॉइंट पे देखना चाहते हैं, ये फर्स्ट वाला सीट है, ये इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा E1, ये वाला जो यहाँ प्रोड्यूस करेगा वो किधर प्रोड्यूस करेगा, अपने से अवे E2। भाई ये पॉजिटिव सीट ऑफ चार्ज है, यहाँ देख रहे हो, तो ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा और ये वाला इधर, मीन्स ये वाले ने, फर्स्ट वाले ने राइट वर्ड फिर प्रोड्यूस किया, यहाँ पे लिखूंगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट राइट वर्ड प्रोड्यूस किया है, और E2 सेकंड वाला जो सीट है वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये लेफ्ट वर्ड में प्रोड्यूस किया है, और ये लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड मिल करके क्या हो गया, 0 होना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट पे जब निकालोगे तो होना भी चाहिए 0।
अब एक शीट यहाँ है तैयार, एक शीट यहाँ है तैयार। इधर देखोगे तो दोनों धक्का मार रहे हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिल करके हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भाई। इधर वाले के लिए देखें तो इधर ये वाला शीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिल करके हो गए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बीच में देखा तो ये वाला फर्स्ट वाला कह रहा है राइट वर्ड में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड वाला कह रहा है लेफ्ट वर्ड में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मिल करके हो गया 0। तो हमें जो निकालना था कंडक्टिंग सरफेस इज इक्विवेलेंट टू 2 शीट्स ऑफ चार्ज, और उसका यूज करके हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये रिजल्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट वर्ड। बोलो भाई आदित्य समझ गए? समझ गया। बिल्कुल समझ गए। तो नोट कौन सा करेगा? वीडियो से कर लेगा नोट? वाला ही करूंगा फिर। हाँ फर्स्ट वाला है। हाँ लेकिन आप ये न्यूमेरिकल में आ जाता है कि यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, तो काम करना है ये रिजल्ट यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लोगे, वीडियो से नोट कर लोगे? बोलो तो मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन कराऊंगा, नहीं तो फिर नोट करोगे तो टाइम लगेगा। कर लेंगे नोट? एसएस ले लेते हैं सर, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना हो तो नोट कर लो। चलो एक ये हो गया, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सेकंड वाला भी ले सकते हैं, मेथड 2, जिसमें कि हम लोगों ने ऐसा सिलेंडर ले लिया। दूसरा सिलेंडर क्यों नहीं लिया, स्फेयर क्यों नहीं लिया, वो तो तुम्हें पता ही है। सिलेंडर ऐसा ले सकते हो या तो फिर वही क्यूबाइड ले सकते हो, क्यूबाइड भी ले सकते हो, क्यूबाइड का भी तो वही हाल होता है। तो ये मेथड नंबर 2 हो गया, और ये वाला समझो मेथड नंबर 3 हो गया। इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चले आते हैं। एक और एप्लीकेशन तो देख लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक याद होगा तुम्हें, हम लोग ये याद है लीनियर वायर, तो थर्ड एप्लीकेशन लिखेंगे लीनियर वायर वाला। लीनियर वायर लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। यहाँ पे ये चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, ठीक है। इसके लिए लिखना चाहते हैं, तो दिखाई तो दे ही रहा है। इसके लिए याद होगा, मैंने तुम्हें इसमें बताया भी था कि ये याद रखना, इसमें याद रखना है कि ये चार्ज वायर पॉजिटिव चार्ज वायर है, रेड कलर मतलब पॉजिटिव चार्ज वायर है। इसके फिल लाइंस कैसे निकल रहे हैं वो, तो फिल लाइन इसके कैसे निकल रहे हैं वो देखने थे। तो फिल लाइन देखो इसके जो निकलते थे, याद होगा लास्ट क्लास में भी बताया था ये कि इस तरह के ये फील्ड लाइंस निकलते हैं। अब इसमें सिलेंडर कैसा लेंगे, तो ऐसा सिलेंडर लेंगे गॉसियन सरफेस जिसके एक्सिस पे ये चार्ज्ड वायर हो, उसके एक्सिस पे ही ये चार्ज्ड वायर है। उसका देखो ये एरिया एलिमेंट, ये एरिया एलिमेंट देख रहे हैं, और ये एरिया एलिमेंट, दोनों एरिया एलिमेंट को अगर देखो आप, यहाँ के एरिया एलिमेंट में देखो तो यहाँ का एरिया एलिमेंट फील्ड एक ही डायरेक्शन में, यहाँ भी एरिया एलिमेंट फील्ड एक ही, यहाँ भी वही हाल है। और बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन करने हैं वो तो करेंगे ही। चलो ठीक है भाई, करेंगे हम लोग। तो अब जरा हम लोग इसको प्रॉपर जगह पे रोकते हैं, ठीक है। अब जरा देखना भाई, इस डायग्राम में देखें, डायग्राम बनाने का काम तो कम से कम इजी हो गया। चलो भाई अब जरा हम लोग देखें एक ऐसा कलर जो कि वाइट ब्लैक सब में चले। चलो देखो भाई, इसमें ये है अपना चार्ज वायर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है और सीबीएसई के सिलेबस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर। तो लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो एप्लीकेशन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज्ड वायर, लॉन्ग चार्ज्ड वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ये हम लोग लिखेंगे। अब ये निकालना चाहते हैं तो इसमें यही लिखेंगे भाई, लेट अस टेक
लेट अस टेक गॉसियन सिलेंडर एज शोन इन फिगर, और इस सिलेंडर के एक्सिस पे ही, इस सिलेंडर के एक्सिस पे ही ये वायर है, चार्ज वायर, ठीक है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है भाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। अब हमने लिया एक गॉसियन सिलेंडर एज शोन इन फिगर, ये गॉसियन सिलेंडर लिया एज शोन इन फिगर, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस गॉसियन सिलेंडर का देखो भाई एल लेंथ का हमने गॉसियन सिलेंडर लिया, ध्यान देना। गॉसियन सिलेंडर कितने लेंथ का है रोशन? एल लेंथ का है, और ये आर रेडियस का है, क्योंकि हमें आर रेडियस पे फील्ड निकालना है। मान लो यही वाला फील्ड हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो भाई आर रेडियस का सिलेंडर जिसके एक्सिस पे ये चार्ज वायर हो, ऐसा हमने एक गॉसियन सिलेंडर ले लिया। इससे क्या हुआ, कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि फील्ड लाइन हमने देखा कि भाई इससे ऐसे ऐसे एक्सिस से अवे निकल रहा है फील्ड लाइन। तो जब ऐसा हमने गॉसियन सिलेंडर लिया तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि जितने भी कर्व सरफेस पे होंगे वो एरिया एलिमेंट उधर ही होगा जिधर फील्ड होगा। कर्व सरफेस पे जहाँ भी एरिया एलिमेंट लोगे फील्ड भी उधर ही होगा, पूरे कर्व्ड सरफेस पे। ये तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा 3 डायमेंशनली। ऑन ऑल द कर्व्ड सरफेस एरिया का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम है या नहीं? सारे में, सब में एरिया का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन सेम है। सिर्फ टॉप सरफेस जो है हमारा डिस्क, इसका एरिया एक छोटा एलिमेंट लो चाहे एक पूरे का ओवरऑल एरिया लो, वो हमारा ऐसे होगा। और फील्ड तो हमारा भाई ऐसे होगा यहाँ पे। तो फील्ड हमारा ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो इधर फ्लक्स 0 होगा। इधर वाले अगर बॉटम वाला के लिए देखेंगे तो बॉटम वाले का भी एरिया ऐसे होगा, जबकि फील्ड तो हमारा हॉरिजॉन्टल में है। मतलब ये अगर चार्ज वायर है तो इसका फील्ड ऐसे 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 हर तरफ, और ऐसा सिलेंडर से हमने इनक्लोज कर दिया। और जब सिलेंडर से इनक्लोज कर दोगे तो तुम्हें पूरे कर्व सरफेस पे उधर ही फील्ड मिलेगा जिधर एरिया है। पहले ये तो इमेजिन हुआ रोशन, क्लियर है? ऑल एलिमेंट्स ऑन द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के लिए जितने भी कर्व्ड सरफेस हैं उन सब के लिए थीटा का वैल्यू लेंगे 0, और डिस्क 1 डिस्क 2 के लिए हमारा एंगल जो है 90 डिग्री है। अब इसका हम लोग यूज़ करें और कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है भाई, इसको मैं कैलकुलेट यहाँ करता हूँ। गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे, ये है गॉस लॉ का स्टेटमेंट, E डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे लिखेंगे, ठीक है, आगे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो अब इसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करें भाई? तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगेन इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने पड़ेंगे। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक टॉप डिस्क, तो यहाँ पे लिखूंगा, दिख रहा है ना यहाँ तक? टॉप डिस्क यहाँ दिख रहा है ना लिखा हुआ, प्लस बॉटम डिस्क प्लस कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, ऐसा लिखेंगे। टॉप सरफेस के लिए ये देखो टॉप सरफेस है, यहाँ पे हमारा एरिया, कोई भी एलिमेंट लें या ओवरऑल डिस्क का एरिया लें तो हमारा एरिया ऐसे है, जबकि इसका फील्ड ऐसे निकल रहा है, यहाँ ऐसे निकल रहा है, इधर 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 ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे निकल रहा है, इधर ऐसे निकल रहा है, इधर ऐसे निकल रहा है। इस तरह से इसके फील्ड लाइंस तो हॉरिजॉन्टल में है भाई, और एरिया है अपवर्ड में, एरिया वेक्टर इस तरह से अपवर्ड में है, इसलिए 90 डिग्री होगा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। बोलो ठीक है यहाँ तक? फ्लक्स हो गया 0। बॉटम वाला जो सरफेस होगा, ये बॉटम वाला जो सरफेस है डिस्क, अगर समझें ये बॉटम वाला जो डिस्क है हमारा, उसके लिए भी एरिया वेक्टर डाउनवर्ड में है, जबकि फील्ड हमारा इस तरह से हॉरिजॉन्टल में होंगे, ये भी 0। कर्व्ड सरफेस के लिए, तो कर्व्ड सरफेस के लिए जितना भी एरिया एलिमेंट लोगे सबको ऐड करेंगे। E का वैल्यू जो यहाँ होने हैं, E का वैल्यू, ds का वैल्यू, और कॉस है 0 डिग्री, इन सबको हमें इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, ऐसा हम लोग लिखेंगे।
तो ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे तो क्या मिल गया, तो ई का मैग्नीट्यूड तो कम से कम कांस्टेंट है। यहाँ का ई वैल्यू देखो आर डिस्टेंस पे, चाहे यहाँ आर डिस्टेंस पे देखो ई वैल्यू, चाहे यहाँ आर डिस्टेंस पे, सब मैग्नीट्यूड तो जरूर कांस्टेंट है भाई। और जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो दैट विल बी टेकन आउटसाइड। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, तो इसको बाहर ले लिया, बच गया इंटीग्रेशन क्या, तो ds 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 इंटीग्रेशन बच गया, बस ओनली ds ds इंटीग्रेशन बचा है। तो अब बताओ क्या करेंगे, ये ds ds जब वैल्यू को इंटीग्रेट करने हैं पूरे के लिए, पूरे कर्व सरफेस के लिए, ये बताओ यहाँ सर्कल डाल सकते हैं कि नहीं, इस पे cos 0 तो 1 हो गया, हम लोग इस पे सर्कल डाल सकते हैं कि नहीं, इस पे सर्कल नहीं डाल सकते, इस पे सर्कल डाल सकते हैं। क्यों, समझो, ये हम लोग लिख रहे हैं क्लोज सरफेस के लिए। किसके लिए लिख रहे हैं, क्लोज सरफेस, मतलब डिस्क पूरा जो हमारा ये सिलेंडर है उसके लिए, डिस्क 1 डिस्क 2 एंड कर्व सरफेस, तीनों टेकन टुगेदर इज फॉर्मिंग क्लोज सरफेस। और उसके लिए लिख रहे हैं भाई, उसके लिए ही लिख रहे हैं ये। लेकिन अब हमने जब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो अब ये एक डिस्क रह गया अकेला, ये डिस्क हो गया अकेला, और कर्व सरफेस हो गया अकेला। तीनों को कंबाइन करेंगे तो वो बनेगा क्लोज सरफेस। इसलिए तीनों के लिए कंबाइन लिख रहे हो तो सर्कल डालोगे, क्योंकि ऐसा हम लोग पूरे क्लोज सरफेस के लिए लिख रहे हैं। जब लेकिन 3 पार्ट में कर दिया, टॉप डिस्क अलग बॉटम डिस्क अलग, तो ये दोनों डिस्क तो अलग कर लिए, तो अब तो ओनली कर्व सरफेस है, ये तो ओनली कर्व सरफेस है, तो ओनली कर्व सरफेस कोई क्लोज नहीं होता, ओनली कर्व सरफेस क्लोज नहीं होता। जब तक दोनों तरफ से डिस्क ना लगे तब तक क्लोज कैसे होगा, तो ओनली कर्व्ड सरफेस, ये वाला कर्व्ड सरफेस, इसको क्लोज नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से चूहा आएगा, इधर से चूहा निकल जाएगा, इधर से चींटी आएगा, चींटी निकल जाएगा, तो क्लोज कहाँ हुआ भाई। क्लोज का मतलब है कि बिल्कुल भी इसमें कोई ना आ सकता हो ना कोई जा सकता हो। तो कर्व्ड सरफेस मीन्स ओनली दिस, तो ये तो भाई फ्री है, यहाँ तो आ जा सकता है, तो इसलिए यह कर्व्ड सरफेस नहीं हुआ। तो इसलिए इसके लिए जब इंटीग्रेट करोगे, दिस इज नॉट ए क्लोज सरफेस, इसलिए यहाँ पे सर्कल मत डालना, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा। चार्ज इनक्लोज्ड बोलो कितना, चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा बताओ रोशन, तुम्हें पता है कि इसके L लेंथ पे कितना चार्ज होगा, वही रख देने हैं, क्योंकि गॉसियन सिलेंडर के अंदर ये वायर बहुत बड़ा था भाई, बहुत नीचे भी था, लेकिन जो हमारा L लेंथ का गॉसियन सिलेंडर है, इसके अंदर जो चार्ज आएगा वही तो हमें लिखने हैं, सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर जो आएगा। तो लैम्डा था चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा है यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज, 2 मीटर पे 2 लैम्डा, 3 मीटर पे 3 लैम्डा, 4 मीटर पे 4 लैम्डा, L मीटर पे L लेंथ पे L लैम्डा। इसलिए चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा भाई, तो चार्ज इनक्लोज हो जाएगा लैम्डा इंटू L, यानी L लैम्डा। बोलो ये क्लियर हुआ, 3 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का काम हो गया। बोलो भाई बोलो, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर अगर हो गया तो अब ds 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 ये वाला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है उसका मोड तो बाहर हो चुका। ds ds कर्व्ड सरफेस का, ओनली कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस का ds 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 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, कर्व्ड सरफेस का ds 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 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये टोटल सरफेस एरिया क्या मिलेगा, 2 पाई r इंटू L, यही तो मिलेगा। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू L, यही तो होता है कर्व्ड सरफेस का एरिया, 2 पाई r इंटू L, डिस्क इधर डिस्क इधर, ये तो सबको पता है ना भाई, 2 पाई r सरकमफ्रेंस इंटू L, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये भी नहीं अगर याद रहेगा तो कैसे होगा काम, 2 पाई r सरकमफ्रेंस इंटू लेंथ, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, इज इक्वल टू लैम्डा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या क्या कैंसिल होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अब निकल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हुआ, L से L कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये मिल गया, ये मिल गया तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया, जहाँ पे कि पता लग रहा है कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R।
ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मीन्स वायर से जितना डिस्टेंस पे जाओगे उतना ही ये कम होता जाएगा। रोशन, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इसको नोट कर लेंगे, नोट करो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो इसको। हम लोगों ने ऐसा कर्व्ड सरफेस लिया, ऐसा गॉसियन सिलेंडर लिया कि इसके एक्सिस पे ही चार्ज वायर आ गया। क्या लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है? तो मैं फिर से लिख दूं? तो चार्ज इनक्लोज्ड जो हमारे पास आया वो चार्ज इनक्लोज इज लैम्डा इंटू एल। एल लेंथ में कितना चार्ज? तो लैम्डा था यूनिट लेंथ में चार्ज, तो एल लैम्डा चार्ज इनक्लोज बना। और ये सेंटेंस ज़रूर बोलेंगे कि लेटेस्ट टेक ए गॉसियन सरफेस एज सोन इन फिगर। भुवनेश, समझ में आया भाई? यस सर। चिराग? यस सर। ऐसा समझ में आया? यस सर। ठीक है। तरुण, क्लियर हुआ? यस सर। लग नहीं रहा है तुम्हारे आवाज़ से भाई। कहाँ माइनस है? ये माइनस है, ये वाला? यस सर। ये माइनस कहाँ भाई? प्लस है, प्लस है, दिख नहीं रहा है लगता है। बाउंड्री पे है ना, ब्लैक और वाइट के बाउंड्री पे ये प्लस है, ये प्लस है, दिखा? प्लस है भाई, प्लस। माइनस कैसे हो जाएगा? तो रेड से लिख देता हूँ, अब दिखा? और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दे भाई। बोलो रिया, कोई प्रॉब्लम?